हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TRGN VK ORI का, उसमें जितने भी चैप्टर हमें दिए गए हैं, क्योंकि NCERT और जो रेफरेंस बुक का चैप्टर है दोनों का मतलब टॉपिक तो सेम है, लेकिन चैप्टर को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो उसमें जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उसे हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 10 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज, जैसे कि आपको पता है कि हमारा MCQ दिया हुआ रहता है, तो फर्स्ट MCQ जो हमें दिया गया है इस चैप्टर में वो है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू द अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम, फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं, तो उसे हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट, या फिर इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पेग सिस्टम और ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्चुअली में आपसे पूछ रहा है ब्रिटन वुड सिस्टम जो था वो किस टाइप का सिस्टम था। हाँ, तो यहाँ पर आपको पता है कि ब्रिटन वुड सिस्टम में 2 टाइप के बने थे। एक गोल्ड के लिए बना था और दूसरा बना था कि एक स्टैंडर्ड हम लोग करेंसी मान लें और उसी के बेसिस पर अपने जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करें, जो कि US डॉलर को माना गया था। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। डिफरेंट करेंसी वेयर पेक्ड ऑफ वन करेंसी, हाँ सही बात है, जो कि था US डॉलर। सेकंड नंबर में है US डॉलर वाज असाइन गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स प्राइस। पैरिटी बिटवीन द टू करेंसीज वेयर डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कंटेन इन देम। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अंडर विच सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज द यूनिट वैल्यू कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन द करेंसी ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन। यानी कि आपको बोला गया है वो कौन सा सिस्टम था जहाँ पर गोल्ड को एक कॉमन यूनिट की तरह पर रखा गया था और डिफरेंट करेंसी को उस बेसिस पर पैरिटी दी जा रही थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? गोल्ड है तो हो जाएगा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम विच डज नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट। आपको बोला गया है कि वो रिजिड है ना, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। नॉट अलाउ एनी एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट, तो ये तो हमारा फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ब्रिटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ तो हमारा फिक्स नहीं दिया गया है, इसका मतलब हमें क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड का भी जो प्राइस फिक्स होता है वो फिक्स है और उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। फ्लेक्सिबल में तो आप मार्केट के डिमांड और सप्लाई से इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज़ नोन एज। यानी कि वैसा रेट जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग। तो ये हमारा हो जाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड। इनकी वैसे एक्सचेंज रेट जिसमें कि जो फॉरेन करेंसी है उसका डिमांड सप्लाई क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, मिंट पैरिटी, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ऑल ऑफ दिस। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड डिमांड और सप्लाई दोनों साइड क्या है? इक्वल है फॉरेन करेंसी का। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? यानी कि जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पर आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा। जितना रेट हाई होगा उतना आप कम एक्सचेंज करेंगे, जितना एक्सचेंज रेट लो होगा उतना ही आप हाई एक्सचेंज करेंगे। तो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यानी कि जब आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होगा? अभी हमने क्या देखा था क्वेश्चन नंबर 7 में, बिल्कुल ये वैसा ही मिलता जुलता है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉल। जब एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड ऑन। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी किस पर डिपेंड करता है? रीपेमेंट ऑफ। यानी कि आपको फॉरेन करेंसी कब चाहिए? सिंपली आपको फॉरेन करेंसी कब चाहिए? तो जब आपको रीपेमेंट करना होगा इंटरनेशनल लोन का। सही बात है, जब आप इंटरनेशनल लोन लिए हैं तो आप पेमेंट तो उनकी करेंसी में ही करेंगे ना, फॉरेन करेंसी में ही करेंगे। तो जब उनके पेमेंट के लिए चाहिए, सही बात है।
इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जब आप वर्ल्ड में कहीं पर भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप वहाँ पर तो रुपीज़ लेके नहीं चलेंगे, बल्कि आप वहाँ का करेंसी लेकर चलेंगे, फॉरेन करेंसी लेकर चलेंगे, डॉलर लेकर चलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देन है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, नहीं डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई ज़रूरत नहीं है फॉरेन करेंसी का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल। देखिए जब डेप्रिसिएशन का है, डेप्रिसिएशन यानी कि क्या, मनी वैल्यू को कम किया गया है और फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी विल व्हाट, क्या हो जाएगा, इंक्रीज, नॉट एक्सचेंज, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब डेप्रिसिएशन हुआ है ना और यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, डिमांड होता तो हाई होता है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो गया, डेप्रिशिएट कर गया है, इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स ऑफ, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो किसका सोर्स है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, ये सोर्स है किसका, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन द एक्सचेंज रेट राइजेज ड्यू टू मैनेज फ्लोटिंग इज कॉल्ड, मैनेज फ्लोटिंग के कारण जो एक्सचेंज रेट क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या फिर रीवैल्यूएशन। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग के कारण जो होता है। मैनेज फ्लोटिंग कौन करती है, तो सेंट्रल बैंक करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में परफॉर्म किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। तो तीनों ही चीज़ें तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे, हेजिंग इज़ पॉसिबल इन स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, मैनेज फ्लोटिंग मार्केट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। हेजिंग क्यों कब किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉरवर्ड मार्केट के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्पॉट मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर, स्पॉट मार्केट तो वैसा मार्केट होता है जो कि इंस्टेंट होता है, स्पॉट नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, ऑन द स्पॉट जो डायरेक्ट हो जाता है। तो ओनली करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल, फॉरवर्ड एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइन, इंस्टेंट रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइन। यहाँ हो जाएगा ए एंड सी, तो इंस्टेंट रेट या फिर करंट ट्रांजेक्शन, तो बोथ, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। 16 नंबर है, फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच हैंडल ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक मिनट। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच, फॉरवर्ड मार्केट कैसा मार्केट होता है, तो हैंडल ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मींट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी। हाँ सही बात है, फ्यूचर के लिए जो भी फ्यूचर डिलीवरी के लिए जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। और स्पॉट मार्केट होता है जो कि इंस्टेंट होता है, एकदम करंट ट्रांजेक्शन है ना, हाथ मतलब हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन जो हो जाता है उसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं। नाम से ही वो साउंड कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ ₹120 आर रिक्वायर्ड टू बाई $1 इंस्टेंट ऑफ ₹100 इज़ अर्लियर, यानी कि पहले आपको $1 खरीदने के लिए ₹100 लग रहा था और वही अब आपको लग रहा है ₹120। इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी हैज़ एप्रिशिएटेड, डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डेप्रिशिएटेड। हाँ, डोमेस्टिक करेंसी तो डेप्रिशिएट हुई है, तभी तो 100 की जगह हमें 120 देना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुपीज़ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल बी इंक्रीज। जाहिर सी बात है, जब आपका वैल्यू, जब आपकी करेंसी, आपकी रुपीज़ डेप्रिशिएट हुई है, तो जब जो भी आप इंपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। तो ये भी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ऑकर वन। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इक्वल टू होगा, है ना, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है, डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू। तो ये तो डर्टी फ्लोटिंग का मतलब किसको बोलते हैं, ये तो हम लोग फ्लेक्सिबल को बोलते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, हाँ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ओहो, ये ऑप्शन नंबर बी 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है उसके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।